आ जाएंगे यूकेडी वाले। नमस्कार, शंकनाथ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। प्रेमचंद्र अग्रवाल, रितु खंडूरी, महेंद्र भट्ट आदि लोगों को लेकर जो जनाक्रोश फैला था, पुतले जलाए जा रहे थे, शव यात्राएं निकाली जा रही थी, जुलूस प्रदर्शन हो रहे थे, गो बैक के नारे भी लग रहे थे और उसके बाद गैरसैंण में एक आमरण अनशन भी आरंभ हुआ था, खासतौर पर पूर्व फौजी भुवन कठेत के द्वारा, और उनके सहयोग में अन्य लोग भी बैठे थे। क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सब कुछ शांत हो गया है? क्या लोगों का जो गुस्सा था वो समाप्त हो गया है, या फिर अभी भी लोगों के दिलों में चिंगारी जीवित है, आंदोलन जीवित है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद इस इस्तीफे के बाद लोग शांत हो गए। हम आपको आरंभ में पहले अनशन पर बैठने वाले 6 दिन जिन्होंने अनशन किया, जिन्होंने अपने प्राण को दांव पर लगाया, भुवन कठेत, पूर्व फौजी, उनकी संदेश क्या है वो आपको सुनवाते हैं, फिर आगे चर्चा में अपने मेहमानों के साथ बातचीत करते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने गैरसैंण से, उसके बाद आप आगे आपसे बातचीत करते हैं। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। मैं भुवन कठेत, पूर्व सैनिक, चौकुटिया ब्लॉक। आज दिनांक 17 मार्च 2025 सभी उत्तराखंड के मूल निवासियों को बधाइयां व धन्यवाद कि आप सभी के सहयोग से कल एक घमंडी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा हो चुका है। परंतु मैं यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को स्पष्ट कह दूं कि जितना गुनहगार प्रेमचंद्र अग्रवाल है, उतना ही गुनहगार महेंद्र भट्ट भी है। तो मेरा उत्तराखंड सरकार से विनम्र निवेदन है कि महेंद्र भट्ट का जल्द से जल्द इस्तीफा कराएं। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा किसी जाति, किसी धर्म से कोई भी संघर्ष नहीं है। हमारा सिर्फ जो पहाड़ विरोधी होंगे, हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई सिर्फ उन्हीं से है। अतः पुनः आग्रह है कि महेंद्र भट्ट का जल्द से जल्द इस्तीफा और मैडम रितु खंडूरी का। मैं अपने सभी भाजपा के मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग उत्तराखंड सरकार को समझाएं, क्योंकि अगर प्रेमचंद अग्रवाल ने गलती की है तो उससे भी कहीं ज्यादा गलती महेंद्र भट्ट और मैडम रितु खंडूरी ने की है। तो मैं विशेष ये तो भुवन कठेत जी को आपने सुना। हमारे साथ शिव प्रसाद सती जी हैं, संपादक शंकनाथ इंडिया। हमारे साथ टीकम राठौड़ जी जुड़े हैं, यूकेडी के प्रवक्ता। और रतनमणि डोभाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हरिद्वार से। और साथ साथ हमारे साथ सुजाता पॉल जी जुड़ी हैं, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप सबका स्वागत करते हुए मैं आरंभ आपसे करना चाह रहा हूं। सती साहब, आप लगातार इसको देख रहे हैं। अभी देहरादून में कल शाम कुछ लोगों ने, खासतौर पर लालचंद गुर्जर नाम से, इन्होंने चक्का जाम की कोई आह्वान किया प्रेमचंद्र अग्रवाल के समर्थन में। लेकिन खैर, इस बीच आंदोलनकारी संगठन शांत नहीं बैठे। गैरसैंण में जिन्होंने भूख हड़ताल करी, उन्होंने साफ कह दिया हमने भूख हड़ताल तो समाप्त कर दी क्योंकि प्रेमचंद्र अग्रवाल हट गया, लेकिन आंदोलन हमारा जारी है। आप किस रूप में देखते हैं? क्या चीजें शांत हो गई हैं या अभी और बाकी हैं? सती साहब। राजीव, देखो, लगातार हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि उत्तराखंड में जो प्रेमचंद अग्रवाल के प्रति लोगों का गुस्सा था, कहीं ना कहीं
22-23 दिन के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा कल मुख्यमंत्री को सौंप दिया। और उसके बाद जो रात को रणनीति उनके आवास पे बनी कि जब वो अपने आवास पे गए, कुछ लोग उनके सरकारी आवास पर गए और उन्होंने इस तरह का ऐलान कर डाला कि हम कल देहरादून के घंटाघर पे चक्का जाम करेंगे। तो बड़ा अजीब सा लगा कि जो चक्का जाम करने की बात कर रहे थे, पहाड़ मैदान की बात कर रहे थे, पहाड़ मैदान को बांटने की बात ये लोग कर रहे थे। देखो, हो सकता है कि किसी बात को लेकर आपका विरोध हो, लेकिन जो पहाड़ और मैदान को बांटने की तुम्हारी खाइयां है, तुम अपनी राजनीति की कुर्सी के लिए लोगों को अपने घर पे बुलाए हैं और उनसे इस तरह का आंदोलन भड़काए, यह कदापि शोभा नहीं देता है किसी भी मंत्री को, किसी भी विधायक को, किसी भी राजनेता को। लेकिन जो हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था राजीव, कल रात को भी। लेकिन कहीं देर न सवेर आज सुबह प्रेमचंद अग्रवाल जागे और वो अपनी कंसल्टेंसी, जहां के वो रहने वाले, पहले डोईवाला में वो रहते थे, वहां हमें देखा कि वहां बाजार बंद था। सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें आई और तस्वीरों के जरिए लगा कि आज जो है डोईवाला बंद है। लेकिन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल फिर उन लोगों के बीच पहुंचे और उन्होंने अपनी बात से एक संदेश दिया कि आप ऐसा मत कीजिए कि यह उत्तराखंड के हित में नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगा राजीव की देखो, थोड़ी बहुत जो बचा खुचा भी था वो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सब खत्म कर दिया। कि मैं बोलूंगा कि अगर उनके प्रति, लोगों के प्रति जो श्रद्धाएं बची भी होगी, तो इस तरह की राजनीति करके उन्होंने अपने को एक गर्त में और डाल दिया। और जो लोग चाहते थे इस राज्य में वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी। जी राजीव। अब उसकी जरा हकीकत बताइए, क्या कोई घंटाघर, देहरादून का घंटाघर जाम हुआ, कोई देहरादून के बाजार बंद हुए, या जो जो धमकी थी ये सिर्फ टाइटाई फिश हो गई सुबह? जो ये कोई लालचंद गुर्जर कह रहे थे कि हमारा ये उत्तराखंड है और हमने लोगों को बसाया और लोग हमें धमका रहे हैं, कुछ देखो राजीव, इस तरह के बड़बोले लोग, जिन्हें कहूंगा, जिन्हें न तो राजनीति की एबीसीडी पता है, न समाज का पता है कि कैसे समाज में रहा जाता है। हो सकता है कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी डीलिंग में 2 रुपया कमा दिया हो देहरादून में, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन जिस तरह से समाज में आपको क्या बात करनी चाहिए थी, देखो, आप मंत्री का कल इस्तीफा हो जाता है, मंत्री के इस्तीफे के बाद आप रात को मंत्री के आवास में जाते हो, कोई तुक नहीं बनता है इस बात का कि आप मंत्री के आवास में रात को जाएं, वहां मजमा लगाएं और मंत्री के आवास से आप जाके लोगों को संदेश दें कि हम इस तरह कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। लेकिन देहरादून में राजीव कोई चक्का जाम नहीं हुआ, कहीं कोई भी बाजार बंद नहीं हुआ। लेकिन यह पता लगा कि कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि आप इस तरह कार्य न करें, और वो एक मैसेज लोगों के बीच गया भी राजीव। आज पॉल साहब हमारे साथ है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। नाउ व्हाट इज द स्टैंड ऑफ कांग्रेस? आप लोग संतुष्ट हैं या अभी उत्तराखंड के जख्म बाकी हैं? नमस्कार राजीव जी, नमस्कार सतीश जी। और मैं आज बहुत दिनों के बाद डोभाल जी को भी देख रही हूँ और यूकेटी के हमारे प्रवक्ता जो हैं सभी को मेरा नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी। जी राजीव जी, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और कहानी अभी बहुत लंबी बाकी है। मतलब ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी है। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दरअसल अगर आप देखेंगे तो जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया, उस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया, उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको पता नहीं याद हो, आपको पता हो, मैंने एक खुलासा किया था इनकी जमीनों को लेकर, जहां महेंद्र भट्ट जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है और प्रेमचंद अग्रवाल जी जो कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री थे अब तक, उनके बीच में क्या रिश्ता है, उनके बेटों का रिश्ता। भाई बेटे से तो पिता का रिश्ता होता है, और बेटे जो है उनका व्यावसायिक रिश्ता है। जमीन खरीदी जाती है और जमीन भी कैसे, एक व्यक्ति खरीदता है, दूसरे को बेचता है, कुछ ही दिनों में 6-6 दिन के अंतराल पे जमीनें बेची जा रही हैं। उससे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। मगर कमाल ये है कि महेंद्र भट्ट जी का बेटा अभिषेक भट्ट जमीन बेचता है पीयूष गोयल जी और उनकी पत्नी अर्श अग्रवाल जी को। और जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया तो समझ में आ गया कि व्यवसायिक रिश्ता है, और इसीलिए ये दबाव है, और ये इमोशनल दबाव है। और आप देख ही रहे हैं कि कितने इमोशनल हुए जा रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी। आंसू नहीं टपकता, मगर जोर जोर से दहाड़े मारकर रोते हैं। मेरा तो दिल ही पसीज जाता है उनको रोते हुए देखकर, मुझे बड़ा दर्द होता है।
कि कितना कितना संघर्ष है उनके आंसू निकालने की इस कोशिश में। मगर ये ड्रामा अब काफी नहीं है, आने वाले समय में और भी खुलासे करूंगी और इनके बारे में आपको पता चलेगा कि सरकारी जमीनों पर और जो सड़क निर्माण है उसमें किस तरह से क्या किया जा रहा है। अब अगर बात आती है कि हम संतुष्ट हैं या नहीं, कैसे हो जाएंगे संतुष्ट? क्या इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर अब तक हुई है? इसने पूरे उत्तराखंड का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ डाला। इन्होंने पूरे राज्य में लोगों को एक दूसरे से नफरत में झोंक डाला। तो कैसे मंजूर है भाई? एफआईआर कब होगी ये मुख्यमंत्री जी को बताना होगा। ये काफी नहीं है कि ये पद से इस्तीफा देके हट गए, ये बताना होगा महेंद्र भट्ट जी को कि आपने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों नहीं इन्हें निष्कासित किया और क्यों नहीं ये जनता के सामने आकर वादा किया कि आप अब इनको कभी टिकट नहीं देंगे क्योंकि ये लोगों को सड़कों पर पीटते हैं, ये बैकडोर नियुक्ति करते हैं। और बैकडोर नियुक्ति के बारे में एक बात आपको बता दूं, ये बार बार कहते हैं मैंने नियम कायदों के हिसाब से किया, नहीं। इन्होंने आरएमएस नाम की एक उत्तर प्रदेश की कंपनी के माध्यम से एक एग्जाम करवाया था विधानसभा की नियुक्तियों के लिए, मगर ना तो उसका रिजल्ट कभी आया और ना ही उसके तहत किसी की नियुक्ति हुई। जो 73 नियुक्तियां इन्होंने करी थी वो अवैध हो चुकी, ये बताया भी जा चुका, आप सबको मालूम है, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हुई। इनको उस समय क्या तोहफा दिया था मुख्यमंत्री जी ने? उनको भेज दिया गया था जर्मनी। मगर जब जर्मनी ये गए उसके पीछे से पता चला इन्होंने 74 ट्रांसफर्स करे थे और जब वो बात सामने आई तो उनको निरस्त कर दिया गया उन ट्रांसफर्स को। तो क्या एफआईआर नहीं बनती थी? आप बता दीजिए। मुख्यमंत्री ने करवाई एफआईआर, करी कार्रवाई महेंद्र भट्ट जी ने अपने इस लाडले के खिलाफ? नहीं करी। मगर जब ये सड़कों पर लोगों को पीट डालते हैं और उसके बाद विधानसभा के अंदर जाके अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, विधानसभा एक ऐसी जगह है जिसे हम अपने लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या इनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए जब इन्होंने पूरे राज्य को इस नफरत की आग में झोंक डाला है? हमें ये एफआईआर चाहिए। दूसरी बात, आप महेंद्र भट्ट जी को देखिए, उनका इस्तीफा क्यों नहीं आ रहा, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया है, मगर वो लोगों को सड़क छाप बता देते हैं। वो जोशी मठ में जो हमारे आंदोलनकारी होते हैं उनको माओवादी बता देते हैं, उन्हें चीनी बता देते हैं और ना जाने क्या क्या कर देते हैं। तो महेंद्र भट्ट जी के समय पर हमने देख लिया है कि केवल उनके अपशब्द हम सुन रहे हैं और जनता को वो जिस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं वो मंजूर नहीं है। उत्तराखंड का माहौल ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार है। पूरे देश में कहीं पे भी आग लग जाती थी मगर उत्तराखंड में शांति रहती थी, कभी जरा सी भी कुछ ऐसी घटना नहीं होती थी। एक आध बार जब कुछ ऐसा बवाल मचा राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारे ऊपर भी आंच आई, लेकिन उसको इमीडिएटली कंट्रोल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार होती थी उत्तर प्रदेश में और जो लीडर होता है वो रास्ता दिखाता है। इनके यहाँ तो देख लीजिए वो आशा नौटियाल क्या बोल रही हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? सबके बारे में आप बातें करेंगी और सोचेंगी कि प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास हो जाएगा। तो ये नफरत की जो राजनीति है ना, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ये 24/7 चुनावी मोड पे रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि ना केवल महेंद्र भट्ट जी पर पुष्कर धामी जी ने भी इनके ऊपर एफआईआर नहीं कराई। और सुनिए, अगर हम रितु खंडूरी की बात करते हैं तो वो विधानसभा अध्यक्ष होते हुए बड़ी बड़ी बातें बताती, कल से शुरू हो गया था ये सब। अरे कल से शुरू हो गया, एक तरफ कह रही हैं और दूसरी तरफ कहती हैं कि मेरा काम सिर्फ विधानसभा के अंदर के मामलों को देखना है। तो विधानसभा के अंदर जो इनका वक्तव्य है वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा अब तक क्यों बना हुआ है? उसको क्यों नहीं हटाया गया? और विधानसभा अध्यक्षा ने इनके ऊपर कार्यवाही अब तक क्यों नहीं करी? दूसरी बात, क्योंकि इनकी तो विधानसभा सदस्यता भी जानी चाहिए। और दूसरी बात कि वहां पर जो इंडिपेंडेंट एक एमएलए है उनके ऊपर अब तक कार्यवाही हुई, उनकी फाइल को क्यों दबाया गया? और तीसरी बात, एक जयराज कमेटी बनाई गई थी मुकेश सिंघल के ऊपर जो वित्तीय अनियमितताएं पाई थी कोटिया कमेटी ने, उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ और ये नहीं पता चल रहा कि उसका जो रिपोर्ट है वो कहाँ है, आई भी है या उसका टेन्योर बढ़ा दिया गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं और साथ में हम कैसे संतुष्ट हो जाए बताइए? केवल ये प्रकरण नहीं है, आप देखते तो हैं
कि इनके एक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है, वो किस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए क्या कहा था कि वो दुर्घटनाएं थी जिसमें हमारे शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या की गई, और जघन्य अपराध है वो। अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो वो भारत माता के खिलाफ बोलता है, वो देश के खिलाफ बोलता है, वो उत्तराखंड के खिलाफ बोलता है। वो उत्तर सुन लिया था जब सदन में उनसे पूछा गया कि पारंपरिक कृषि और प्राकृतिक कृषि क्या होती है। जी, आप देखिए, जो मंत्री को ये नहीं पता कि प्राकृतिक और जो मतलब कृषि, हाँ नहीं, और कृषि के अलग अलग रूप की, जैविक क्या है, प्राकृतिक है, तो सब कुछ नेचुरल है, तो हमें भी पता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर में डेफिनेशंस हैं अलग अलग टाइप के कृषि के बारे में, उनके बारे में एक कृषि मंत्री को नहीं पता। वो मुंह ताक रहे हैं, बीच में उठ के विनोद चमोली जी मदद करने उठ रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि वो उन्हें फंसा रहे हैं और या उनका मजाक उड़ा रहे हैं या क्या करे। सौरभ बहुगुणा बच्चे की तरह हंस रहे। भाई सीरियसनेस और गंभीरता नेताओं में होनी चाहिए या इस तरह की बचकानी हरकतें होनी चाहिए? आप स्वयं बता दीजिए। आप देखिए कि रितु खंडूरी जी के, गाता जी, मैं आपसे, आपका संसदीय, आपने लंबा इतिहास है, आपका ज्ञान लंबा है, लेकिन क्या इससे पहले जब कभी मंत्रियों के प्रश्न स्थगित होते थे, खास तौर पर इस बात पे कि मंत्री डस नॉट नोस, तो बेसिक फॉर्मूला है उनके मंत्रालय का, कृषि मंत्री के सामने कृषि कितने तरह की होती है, नमामि गंगा योजना में कहां पैसा जा रहा है, तो प्रश्न के स्थगन के साथ ही इससे पूर्व तो यदा कदा परंपरा रही है कि मंत्री रिजाइन कर देते थे कि हम अपने अपने विभाग के बारे में गैर जानकार हैं, वी आर इनकॉम्पिटेंट टू। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पूरा मंत्रिमंडल ही इस्तीफा देने के लायक है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, अभद्रता के आरोप, और नॉलेज की आप बात कर रहे हैं, नॉलेज तो है ही नहीं। आप देख तो रहे हैं कि किसी से भी कोई सवाल पूछ लीजिए वो जवाब नहीं दे पाते, और मुख्यमंत्री जी सोमवार का दिन रखते ही नहीं है क्योंकि उस दिन उनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये क्या बता रहा है कि विधानसभा का सत्र इस बार 2 दिन के बजाय 4 दिन इसलिए हुआ क्योंकि हम मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हम जानकारी में एक चीज और ऐड कर दें, सोमवार को प्रेमचंद्र अग्रवाल का दिन भी होता था, दोनों को। जी जी, देखिए अब कितना आसान है ना कि प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप देख ही रहे हैं कि वो रोने धोने का काम उनका शुरू ही है। ठीक है, मुझे बड़ी संवेदना है उनके आंसुओं से, मगर उनसे नहीं है, उनके कृत्यों से नहीं है। बड़ा दुख होता है उनको वो स्ट्रगल करते हुए देख कर कि मेरे आंसू क्यों नहीं निकलते, क्योंकि भाई आपके आंसू निकलेंगे कहाँ? आपके मुंह से तो बस जिस चीज की बाहर होती है वो आपने और मैंने देख लिया। अब आप बताइए कि अभी आपने हमारे सैनिक भाई को जोड़ा था, वो बैठे हुए गैर सैनिक को सुन रहे हैं, उनकी क्यों नहीं सुनते? ये क्या है? ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता की आवाज को सुनी जानी चाहिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये समझ लेना चाहिए कि अब तक उन्होंने जो सिस्टम बनाया था और एक पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के कैडर के लाकर उनकी मदद से जिस तरह से वो सरकार चला रहे थे, अब वो नहीं चल रहा। जनता उनसे सवाल कर रही है, उन्हें जवाब देने होंगे, और वो इस बात से पीछे नहीं हट सकते कि उनके मंत्री अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो इस्तीफे उनसे ले। और देखिए इसी कारण से तो जो जगह खाली पड़ी हुई है मंत्रिमंडल में, क्योंकि रखे तो रखे किसको? मतलब एक से एक बढ़कर तो हमारे महानुभाव है, क्या बोले इनको? तो माननीयों को थोड़ी पढ़ाई लिखाई करने का समय देना चाहिए, और ये जो नफरत की राजनीति है, ये धर्म के नाम पर, ये समुदाय के नाम पे, भाषा के नाम पर, इसको बंद करना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो कल लोग निकल के आए अचानक, ये लाल सिंह गुज्जर, अरे उनको देखकर तो मैं ही लाल हो गई थी, और लाल हो गई थी गुस्से में नहीं, हंसी के मारे लाल हो गई थी कि बेवकूफ, अभी तुम आए हो, अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया और इतने सारे पत्रकार वहां पहुंच गए। आप मुझे बता दीजिए, एक पत्रकार सम्मेलन करने जाऊंगी, मेरी तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि जूते घिस जाएंगे सब पत्रकारों को इकट्ठा करते हुए, होगा या नहीं? अब वो जहां पे थे वहां सारे पत्रकार, अगर 20-25 सारी माइक आईडीज पड़ी हुई है, हजम हो रही है बात? ये अभी थर्ड फ्रंट के नाम पर और ये सब 2027 की तैयारी है भाजपा की, और ये उसमें फेल होते जा रहे हैं, इसलिए ये सब बंद करके काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्यों आप हमारे पत्रकार भाइयों को गिरा रही हैं? ये हमारे महान इन पत्रकारों ने कुछ दिन पहले प्रमोशन नहीं कराया था? आपने पढ़ा नहीं था कि प्रेमचंद्र अग्रवाल का प्रमोशन? जी
जी हैं? बिल्कुल। और कैसे भूल गए लिखा हो? था, एक पत्रकार तो मैं ऐसा देख रही थी, वो कह रहे थे धाकड़ धामी ने ऐसी बैटिंग करी तो वैसा किया। मतलब आप देख लेते तो आप सोचते कि मतलब सिंघम जो है वो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, ऐसे हीरो बना रखा। और खुलेआम लिखते हैं भाई, चाटुकारिता की भी कोई सीमा होती है, इसे कहते हैं इनकी हिपोक्रेसी। और आज सरकार बदल गई ना, तो ये भी पाला बदल के दूसरी तरफ चले जाएंगे, है ना कमाल। अब देखिए, ये तो पत्रकारों के ऊपर सवाल मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि पत्रकारों को अगर कोई बड़ी जगह से खबर आई है कि वहां जाओ, तो सब कोई जाएंगे ना। मगर इसमें मेन मुद्दा ये है कि किसके इशारे पे ये सब हो रहा है। ये भाजपा के इशारे पे, आरएसएस के इशारे पे हो रहा है, और इसी कारण से हमें सावधान होने की जरूरत है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कितनी कोशिश करी। आता हूं आपके पास सुजाता जी। जी जी डोभाल साहब, मोटे तौर पर आप एनालिसिस क्या करते हैं? बहुत सारे विषय, प्रेमचंद्र अग्रवाल के प्रकरण उठते ही एक ऐसा विषय कि कृषि मंत्री को अपने विभाग का पता नहीं, प्रश्न स्थगित हुआ, दब गया। यूसीसी में जो लिव इन को लेकर आंदोलन हो रहा था, चाहे वो कांग्रेस और अन्य विपक्षी लोग कर रहे थे कि लिव इन क्लॉज में क्या क्या खामियां है, वो दब गया। भू कानून को लेकर मीडिया ने फिर प्रचार कर दिया कि कोई भू कानून पास हो गया, जबकि कोई भू कानून, नया भू कानून अस्तित्व में नहीं आया है, सिर्फ वो विधानसभा से पास होकर गवर्नर साहब के यहां गया है। इट्स नॉट, जब तक प्रवर्तित नहीं होता तब तक डीएमओ को पूरे अधिकार हैं। लोगों को लगता है कि हमारे 11 जिले बच गए, भले उसमें कितने लूप होल्स हो। बहुत सारे इश्यूज दब गए हैं, और खासतौर पर राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू स्पीच, जो सब मौलिक अधिकार है, उस पर एक सांसद पूरे राज्य को धमकी देता है कि अगर आप लिखते हैं, वो तो विधायकों के विशेषाधिकार का भी हनन है। और रितु खंडूड़ी को लेकर ये देश में शायद पहली बार हुआ है कि पीपुल्स अनरेस्ट, आम लोग सड़क पर आए, गो बैक के नारे लगाए, आम लोगों ने पुतले जलाए। ये शायद देश के संसदीय इतिहास में पहली घटना है कि सिटिंग स्पीकर, वो भी महिला स्पीकर, और उसके यदि कहीं पुतले जले हैं तो पुतले जलने की घटना भी पहली है। तो लोगों का यह आक्रोश स्पीकर की चेयर पर, हालांकि स्पीकर की चेयर पर बोलते समय हम लोग भी कुछ मर्यादाओं को रखते हैं। क्या लगता है आपको, कहां जाता है इसका आंदोलन? महज प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा, सब शांत हो जाएगा, या खासतौर पर महेंद्र भट्ट और ऋतु अग्रवाल और कृषि मंत्री का ये क्लियर सामने हो जाना, प्रश्न स्थगित हो जाना, ये जानकारी होना कि उनको जानकारी ही नहीं है अपने विभाग के बारे में? देखिए राजीव, काफी बातचीत में उससे अपने को संबंध करते हुए मैं ये कहता हूँ, मेरी अपनी समझ ये है कि भाजपा की को ये जो राजनीति है ये उसको सूट करती है कि लोग इस तरह से व्यक्तियों के और उसके सवाल पर लड़ते रहे। ये भी लड़ाई का एक हिस्सा है, करप्शन भी ये भी हिस्सा है कि इस पार्टी का सियासत ही यह है कि इसको लोकतंत्र से ही दिक्कत है, वो इसको चाहती नहीं है, तो वो इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन ये प्रकरण आज शुरू नहीं हुआ था। आपने ऐसे बताया, अभी सब सुजाता जी बता रही हैं, तो ये विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए जो कुछ इन्होंने किया तब उस पर कुछ नहीं हुआ। अभी जो नगर निगम के चुनाव ऋषिकेश में हुआ, किस प्रकार का वातावरण बनाया गया, किस प्रकार के वीडियो वायरल हुई, किस तरह धमकी दी गई, किस तरह उन्होंने अपने गाड़ी के आगे किसी खड़ा हो गया उसको किस तरह से पीट दिया, वो सब सार्वजनिक डोमेन में। और फिर जो सदन के अंदर विधानसभा में जो चुनाव, जो संसदीय मंत्री है, मतलब कोई दुनिया अगर ये देखती होगी कि भारत का एक विधानसभा में जो संसदीय मंत्री है वो इस तरह से संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा है किसी उसके लिए, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा, ये सब है, अब ये आपने 3 फोटो इसमें दिखा रहे हैं, तो इसमें तो सुबोध उनियाल का भी होना चाहिए था, आपने 3 को लगा रखा है। और वो कैसे बरी हो सकते हैं? उन्होंने जो कुछ कहा वो भी बराबर के इसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस लड़ाई से जो हमारे जो राज्य के वास्तविक सवाल हैं, उन सवालों को इसके पीछे भाजपा उसको छुपा देना चाहती है, जो उनकी सरकार की पूरी सरकार की असफलताएं हैं, जो भ्रष्टाचार, जो गणेश जोशी के भ्रष्टाचार आय से उसके जो इन्होंने मुकदमा तक दर्ज करने की अनुमति नहीं दी धामी सरकार ने, कोर्ट के आदेश के बाद भी,
ये वो सवाल भी छोटा नहीं है इसका। और इस पर ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ये कुछ राजनीति तो बीजेपी के अंदर होगी और ये लोगों का इस्तेमाल करके उसको हल इन्होंने किया होगा। अभी 5 पद रिक्त हो गए, एक और नया संघर्ष इसमें हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें अपनी राजनीति में उलझा रहे हैं और हमारे सवाल पीछे छूटते जा रहे हैं। अब गैरसैंण की बात आई, गैरसैंण हमारे लिए गैर हो गया है। और दूसरी बात, किस तरह से मोर्चा, एक और आपने देखा स्वाभिमान मोर्चा कोई बन गया। वो स्वाभिमान मोर्चा पहले उसने 2 जिलों जहां लोग हैं वहां वो मोर्चा नहीं है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर उन्होंने छोड़ दिया। ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? ये इसी में हमको उलझा के रखना चाहते हैं। और हमारे जो बड़े सवाल हैं राज्य के, जो राजनीतिक सवाल है, जो हम स्वाभिमान का सवाल है, जो उत्तराखंडियत का सवाल है, जो राज्य के मूल सवाल है, अब कौन नहीं है? अब यही है जो खड़ा किया इन्होंने, जो डोईवाला में थोड़ी देर तक बंद रहा है वहां पर, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल डोईवाला से बिलोंग करते हैं। लेकिन जिस रूप से इन्होंने कोशिश की थी वो फेल हुआ। मैं तो लोगों को इस बात के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो मैदान और पहाड़ वाली जो अपील थी वो उसको नकारा। मैं इसमें अपने जो पहाड़ के भी लोग हैं कुछ, जो इस तरह से बात करते हैं मैदान की, उन्होंने कहा कि बनियों की दुकान से हमें सौदा नहीं लेना चाहिए, नीलम, मैं उसकी भी निंदा करना चाहता हूँ। वो ये नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारे स्वभाव में नहीं राज्य का। ये बीजेपी, मैं ये समझता हूँ ये कुछ लोग हैं जो बीजेपी को इस तरीके से लाभ पहुंचाना चाहते हैं कि लोगों को बांट के, वो तो ये राजनीति कर सकती है। पौड़ी में पौड़ी की बात कर लेगी, हरिद्वार में हरिद्वारी लाल हो जाएगी, और देहरादून में देहरादून हो जाएगी, नैनीताल में कुछ हो जाएंगे। लेकिन ये पूरी जो सियासत है, ये सियासत हमको गलत दिशा में ले जा रही है। हमको उससे अपने राज्य की सुरक्षा करनी है, उससे बचाना। हम सीमावर्ती हम राज्य हैं, और इस तरह से वो तो महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, अब उन्होंने सड़क छाप कह दिया। अब आपने बता दिया, सारा सोशल मीडिया पे आ गया किस तरह से जमीनों का बेचने का, खरीदने का आप सौदा कर रहे हैं बाप बेटे, और दूसरी तरफ यार उनकी वो रक्षा कर रहे हैं। तो वो अब 2 दिन से वो बंद है। मैं ये समझता हूँ जो सुजाता जी बात कर रहे हैं, वो बात वो ठीक कर रही हैं, लेकिन व्यक्तियों पर इसको केंद्रित नहीं करना चाहिए। हमें भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, वो राजनीति पे हमलावर होने की जरूरत है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने। हम कैसे धामी को छोड़ सकते हैं इसमें? उसने एक शब्द बोला इस पर, ये इस पूरे घटनाक्रम पर वो चुप रहे। 3 बार वो दिल्ली चले गए, लेकिन यहाँ वो कोई एक बयान उन्होंने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि वो अपने को सुरक्षित करने के लिए ये सब चलाना चाहते हैं। तो ये पूरी ये जो राजनीति है, जो उनको लोकतंत्र के खिलाफ ये लोग काम करते हैं, जनवाद से इनको कोई लेना नहीं है। अब ये है यूसीसी का आपने जिक्र किया, वो भी कर रहे हैं। कहा ये महिला विरोधी है, सीधा सीधा महिला के अधिकारों पर हमला है, और ये इस तरह से लोगों को लड़ाते हैं। वो रिलेशनशिप कर रहे हैं, आप शादी ब्याह मत करो, रिलेशन बना लो। और क्या क्या कौन सा और देवभूमि कर रहे हो आप? अरे वो महिला को पहले इंसान तो मान लो, तुम देवी करते हैं, मातृ शक्ति करते हैं, अरे उसको इंसान तो कहो कि इंसान है, इंसान का रिश्ता करेंगे आप। वो तक तो करना नहीं चाह रहे महिलाओं के साथ, और आप इस तरह से कानून ला रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी लड़ाई को ये कुछ लोग राजनीतिक रूप से छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये ऐसी पार्टी से लड़ाई है जिसको लोकतंत्र में जिसका भरोसा नहीं है, जिसको संविधान में भरोसा नहीं है। अगर होता तो ये यूसीसी नहीं आता। ये वो कहते धामी जी अगर चाहते तो नरेंद्र मोदी कहते, अमित शाह को कहते कि आप पार्लियामेंट में कानून लाइए, वहां देखा जाता। वो कर सकते थे, राज्य का काम नहीं है। अब ये कर रहे हैं, तमाम सवाल दब गए हैं, भ्रष्टाचार के इसके सब गायब हो गए हैं। तो मुझे तो चिंता इस बात की है कि ये अब कुछ लोग पहाड़ मैदान कर रहे हैं, इसको पाटना चाहिए, ये खाई नहीं बढ़नी चाहिए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं टीकम भाई हमारे। राठौड़ साहब, यूकेटी का इस पूरे प्रकरण में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, चाहे वो देहरादून के प्रदर्शन हो, या ऋषिकेश की कोयल घाटी से लेकर तमाम जो प्रदर्शन हुए हैं, या फिर
गैरसैंण में जो अनशन हुआ उसको जो आपने समर्थन दिया भुवन कटैच जी को, और आपके सहयोगी उनके समर्थन में बैठे, खासतौर पर एक महिला नेत्री भी उनके साथ आमरण अनशन पर बैठी, जिनकी तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं। ये गैरसैंण की वही तस्वीर है जब ये चारों लोग, 3 लोग भूख हड़ताल पर इनमें बैठे हुए थे और बीच में संभवतः आपके यूथ के अध्यक्ष हैं। एक इंपॉर्टेंट रोल आपका रहा है। अभी आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है? प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो गया, हो गई इतिश्री? देखिए राजीव जी, जिस प्रकार से प्रेमचंद जी ने इस्तीफा दिया है और जो इमोशनल भाव उन्होंने ये प्रकट किए हैं, यदि ये इमोशनल भाव उसी दिन ये प्रकट कर देते विधानसभा के अंदर तो शायद इतना बखेड़ा नहीं होता। इन्होंने खेद प्रकट करने के लिए भी धौंस मारी तो गुस्सा इससे उत्पन्न हुआ, और बात यही पर खत्म नहीं हुई। हम ये नहीं चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर या कोई विधायकों को पर हम कोई ऐसे प्रश्न चिन्ह उठाए। यूकेडी का ऐसा बिल्कुल भी मत नहीं है। यूकेडी ये चाहती है कि जब जो संवैधानिक पीठ है, विधानसभा की जो संवैधानिक पीठ है, वो एक कानून का हिस्सा है जहाँ कानून प्रकट होते हैं, कानून पैदा होते हैं। वहां पर जब ये तो अन्याय है, ये सीधा अभी प्रेमचंद्र जी को निकाल दिया, क्यों रितु खंडूरी क्यों नहीं निकल रही है? इसको क्यों नहीं निकाला जा रहा? जिसने इस पीठ का उल्लंघन किया है, यदि ये महिला उसी समय इनको रोक देती और खेद तरीके से प्रकट करवाती या इनका बहिष्करण करती और यह चाहे विधायकी से निलंबित करती या मंत्री पद का दूर का विषय था, पहले उनके अस्तित्व में तो केवल पहले विधानसभा का ही जो सदस्यता थी उसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकती थी, जो संविधान कहता है। ये इस पे इन्होंने कोई अपने वक्तव्य नहीं दिया और अभी तक नहीं दिए, अभी तक नहीं दिए। इस बात की भी हमें बड़ा दुख है कि जो संविधान पर जिम्मेवारी पर बैठा हुआ और एक ऐसे पद पर बैठी व्यक्ति है वो, जिसमें सीधे कानून का उल्लंघन हुआ है, संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो ये कब इस्तीफा दे रही है? हम किसी को ये नहीं चाहते। इन्होंने ठीक है, इन्होंने अपने विवेक से इस्तीफा दे दिया और खेद भी उन्होंने अभी इस बात तरीके से प्रकट किया है, और हम इसको राजनीति का बहुत बड़ा विषय नहीं बनाना चाहते। यदि हम राजनीति का विषय बनाएंगे तो हम ये बात करेंगे सरकार से कि जो 1500 स्कूल बंद हुए हैं जिसमें 3 से 5 बच्चे हैं, ये क्यों संचालित हो रहे हैं? फिर इसको क्यों नहीं बंद कराया जा रहे? तमाम जो हमारे रोजगार के कारण है, शिक्षा के कारण है, शिक्षा स्वास्थ्य के कारण है, इन पे हम सरकार को घेरेंगे, भले ही हमारे पास सीटें हैं या नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो कम हो जाएगी या यूकेडी की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। हमारा ये बिल्कुल भी वो नहीं है। और जो कल इनके जो ये लाल सिंह जी ने कहा कि इनके पक्ष में जाके इन्होंने बातें बोली कि हम लोग यहाँ पे चक्का जाम करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो इन्होंने बात की ये बिल्कुल उत्तराखंड के हित में नहीं है। और ठीक है, प्रेमचंद जी यदि आज उनके बीच में गए हैं तो उन्होंने भी इस तरीके से कहा है कि भाई ये वास्तविक किसी का प्रति प्यार हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। और अंदरूनी मामला क्या राजनीति का कैसे विषय था वो तो भविष्य के गर्त में है, जब उसके डिटेल में हम भी पहुंचेंगे तो भविष्य में हम इसके बखान भी करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मानवता के नाते उनको शांत करने का जो परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। प्रेमचंद जी का इसमें हम काबिले तारीफ बात करेंगे कि उन्होंने उसको कम करने का काम किया, जो ये विद्रोह की जो ज्वाला थी इसको भड़काने से बिल्कुल रोका है। और जो हमारे उत्तराखंड में कितनी ज्वाला थी साहब, 40-50 लोग देखिए बात ये नहीं वो मैं वही कह रहा हूं। मैं आप देखो, मैं जैसे अभी हमारे डोभाल जी ने भी कहा, जब हम लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन को संचालन किया यहाँ पे, तो उस समय भी इन लोगों ने ये लोग ये कहते थे, हम नहीं कहना चाहते आपके चैनल में भी ये चीजें, ये लोग ये कहते थे कि ये जो गढ़वाली है ये हमें भी भूखे मारेंगे, अपने आप तो मरेंगे ही भूखे, राज्य तो बनेगा नहीं। ये इनके वक्तव्य थे। और ये हमारे बीच में बुजुर्ग है बेचारे, इनको इस चीजों का पता है, ये समझते हैं इन चीजों को। तो हम इस दायरे की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम एक इंसानियत और सभ्य समाज के लोग हैं। हमारा जो गढ़वाल का जो ताना बाना है समाज का, इसीलिए हमें आज चिंता है, सभी बुजुर्गों को भी चिंता है कि जो हमारे जो गढ़वाल का जो ताना बाना है वो बरकरार रहे, जो शिष्टाचार है इज्जत करने का वो बना रहे। तो ये हम मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहते हैं कि तुरंत रितु खंडूरी जी पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो इस पद पे रहने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस पीठ का उल्लंघन किया है जिस पीठ का उल्लंघन करना कानूनन जुर्म है। ये संविधान का उल्लंघन किया है उन्होंने। यदि उन्होंने वो रोकने का
प्रयास किया होता तो ये शायद विवाद नहीं बढ़ता, और जहां तक रही अन्य 68 विधायकों पीठ के लिए हमारे लिए भी कुछ गाइडलाइंस होती है, बहुत अधिक पीठ के लिए हम नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी बात को मैं जरा मोल्ड अप करता हूं सुजाता पॉल जी के साथ। सुजाता जी, 60 दिन सामान्यतः हाउस चलता है राज्यों में, सामान्यतः एक वर्ष में, लेकिन उत्तराखंड में नहीं चल रहा है। आपकी कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, कार्य मंत्रणा में आपके नेता प्रतिपक्ष होते ही हैं और साथ में प्रीतम सिंह जी भी हैं। संभवतः वो इस बात को रखते होंगे, लेकिन 40 के आसपास विभाग, 30 से 40 के विभाग मुख्यमंत्री जी के हैं, प्लस कुछ महत्वपूर्ण विभाग, अब वो मंत्री नहीं है, लेकिन वो विभाग जो शहरी विकास, वित्त आदि के होते थे, इन सवालों का नंबर नहीं आता क्योंकि सोमवार को सदन नहीं चलता। अब क्या ऐसी स्थिति में जब राज्य के इतने महत्वपूर्ण सरोकार आ ही नहीं रहे, सोमवार ही नहीं आ रहा है सदन की कार्यवाही में, कहीं कांग्रेस को इस पर मंथन नहीं करना चाहिए कि वो विधानसभा अध्यक्ष पर अविश्वास का प्रस्ताव लाएं? 7 विधायक आपको चाहिए 10% की जनसंख्या के आधार पर, और 14 दिन के अंदर अब वो करना होता है, संज्ञान लेना होता है। आज हाउस नहीं चल रहा है तो आज भी आप जमा कर सकते हैं उनके सचिवालय में, उसके बाद 14 दिन। एंड देन बड़ी बात क्या है, क्योंकि जिन बातों को शायद कुछ चीजें बोल दी हैं टीकम राठौड़ जी ने, अगर वो संसदीय मर्यादा से उधर है तो उनसे उन शब्दों को हम वापस ले रहे हैं, जिससे विधानसभा की पीठ की कार्यवाही में भी लेते हैं, हम उन्हें वापस ले रहे हैं। लेकिन देन यू हैव द प्रिविलेज, क्योंकि जब चर्चा होगी कि क्यों आपत्ति है सभा को अपनी अध्यक्षा से, तो उस समय वो जो अध्यक्षा है वो चेयर नहीं करेंगे उसको, वो उस चेयर पर नहीं बैठेंगे उस समय। एंड देन वो सारी बातों को रखा जा सकता है जो आज कुछ मर्यादाएं विधायकों को भी, पत्रकारों को भी रोकती हैं। बहुत सारी बातें हम भी नहीं बोल पा रहे हैं चेयर के बारे में। तो क्या कांग्रेस इस पर विचार करेगी? क्योंकि गंभीर बात है, 40 के आसपास विवाद चर्चा में ही नहीं आ रहे हैं, सोमवार ही नहीं हो रहा उत्तराखंड के सदन में, और 60 दिन का कोरम भी पूरा नहीं हो रहा है। आप अभी कह रही है एक विधायक का मामले पे दल बदल का मामला जो है लंबित है, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। बहुत सारे मामले तो आप लोगों ने बोल ही दिए हैं, क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं? जी देखिए राजीव जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि एक तो इनको प्रचंड बहुमत मिला हुआ है और अहंकारी इतने हैं, और आपने सुना उस दिन भी ये प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल। अगर आप ना वो पूरी प्रोसीडिंग्स को सुनेंगे तो उसमें सुनाई देगा, अरे अब आप कभी नहीं आने वाले, ये सब आप तो खुद ही चले गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी की सुनने को तैयार नहीं है तो कैसे आप जनता की भी बात को सुनेंगे? क्योंकि आपको तो ये पता है कि अब हम 5 साल है तो 1 साल पहले से हम डैमेज कंट्रोल शुरू करेंगे, क्योंकि ये चीज आपने 2017 से 2022 में भी देखा। 2021 में जो पैंडेमिक के दौरान आंदोलन चला था पंडा पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड एक्ट के विरोध में, वो वापस लिया गया था नवंबर 2021 में। मतलब आप सोचिए कि वो चुनाव के बस 2-2.5 महीने पहले, और हमारे बहुत सारे सैन्य कल्याण विभाग के लोग हैं जो आंदोलन कर रहे थे, उनकी बात पर भी ये कहा गया कि हाँ हम आपको 7वां पे कमीशन देंगे। उसी तरह से फार्मासिस्ट को वादा किया गया, भगत सिंह जी खुद आए थे, जो क्या नाम है उनका, भगत दास जिनको बोलते हैं, क्या नाम है राजीव जी, खैर जी, तो जो हाँ नहीं कोश्यारी जी नहीं, मैं दूसरे भगत जी की बात कर रही हूँ, जो वो लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ के लिए बयान दिया था ना उन्होंने कि इसको पटाओ उसको पटाओ। बताओ कैसे बातें हैं? नहीं राजीव जी, तो नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, जो आप इस बात को समझिए कि ये शॉर्ट में क्यों करते हैं, क्योंकि ये दबाव में रहते हैं अंदर से कि हमें जवाब देने पड़ेंगे, तो हमें पता ही नहीं कि बोलना क्या, कुछ गड़बड़ बोल देंगे। अरे जो भगवानों के लिए ऐसे बोल रहा है वो और ये तो मतलब हिंदुओं की झंडा बरदार बताते हैं अपने आप को, और ये हिंदुत्व के झंडा बरदार है, हिंदुओं के नहीं। लेकिन अगर विधानसभा सत्र इस बार 4 दिन का हुआ तो आपने देखा उसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कैसे यशपाल आर्य जी हो नेता प्रतिपक्ष या काजी निजामुद्दीन जी, उन्हें खड़े होकर रूल पढ़कर सुनाना पड़ा भाई, और जबरदस्ती करके, क्योंकि काजी निजामुद्दीन जी ने ये बात कही कि ये मेरा अधिकार है कि मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या लिखा है, मैं रूल बुक से पढ़ के बता रहा हूं, और तब जाके कहीं 2 दिन के बजाय 4 दिन का हुआ। तो अब आप मेरे को बता दीजिए कि जब विधानसभा में कोई भी बात आप कहोगे उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रेखा आर्या जी ने अब से 2 साल पहले विधानसभा के सत्र में, आपको याद होगा, कहा था कि आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है आपके राशन देने के उसमें,
लेकिन ये ऑर्डर उनके निदेशालय से पास हुआ है, सिग्नेचर है उस पे, और फिर भी वो इतना बड़ा झूठ बोल दे रही है। तो ये लोग चाहते हैं कि जो विपक्ष है उनको मौका ना मिले, और विपक्ष जब बात करता है तो बहुत ही, आपने देखा होगा दोनों के, आप डिस्कोर्स में फर्क देख लीजिए कि जो हमारे नेता जिन बातों को उठा रहे थे कितनी गंभीरता से वो उठा रहे थे, और जब सवालों के जवाब देने की बात आते थे तो ऐसा मतलब कितना बुरा लग रहा था देखकर। आपके पास एक प्रिविलेज है, जैसे जगदीप धनखड़ जी के मामले पे विपक्ष ने जब अपनी चहलकदमी शुरू करी, अविश्वास प्रस्ताव और उस पर चर्चा, तो उसके बाद से उनके एटीट्यूड में परिवर्तन आया। जब कभी चेयर पे बैठने वाला व्यक्ति ये सोचता है मैं अंतिम हूं, तो उसके बाद आपके पास प्रिविलेज है, तो क्या आप उस पर विचार करेंगे? क्योंकि ऐसे आप चेयर को कुछ बोल नहीं सकते। और जब आप अविश्वास का प्रस्ताव लाएंगे तो आप 3 दिन उनके द्वारा किए गए जो कुछ भी अभी तक के कार्य हैं उस पर आप लोगों को क्या आपत्ति है, वो आप उसी सदन में बोलेंगे, क्योंकि उस समय वो चेयर पर नहीं होंगी। देखिए, इस वक्त हमारे जो विधायकगण है वो अपनी स्ट्रैटेजी को जब तैयार करेंगे और वो आगे क्या करते हैं वो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल इस वक्त बन गया है, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो होना ही है, तो उसका तो हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं है कि मुझे अंदर की बात पता हो। लेकिन ये जरूर है कि मैं आपकी बात उन तक भी पहुंचाऊंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त मंथन बहुत चल रहा है। हमारे बहुत सारे मीटिंग्स हम देखते रहते हैं, क्योंकि हम कार्यकर्ता है पार्टी के, कि मीटिंग्स हो रही हैं, इसका मतलब मंथन चल रहा है। और अगर आपने धनखड़ जी की बात करी, आपको पता नहीं उनके एटीट्यूड में फर्क दिखा होगा, लेकिन वो एटीट्यूड का फर्क दरअसल संख्या बल जो है वो ये मालूम चल गया कि मैं अंतिम नहीं हूं, मेरे ऊपर ये सभा है। बिल्कुल नहीं, और है ही सबसे ऊपर तो सभा ही है। आपका आदर हम क्यों करते हैं, रितु खंडूरी जी का आदर क्यों करते हैं? क्योंकि वो जिस कुर्सी पर बैठी हैं हम उसका आदर करते हैं। इसीलिए जब उस कुर्सी का सम्मान, उस कुर्सी की गरिमा का अनुपालन नहीं होता तो हम सवाल उठाते हैं। तो ये वाला जो मैटर है, इसमें डेफिनेटली ये जरूरी है कि रितु खंडूरी जी अपने आप को हेडमास्टर नहीं समझना बंद करें। विधानसभा की अध्यक्षा है, एक लोकतंत्र में उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको अगर वो पहचानती तो बेहतर होता। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि उनका जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एकमात्र, जैसा कि आपने भी कहा, एकमात्र ऐसी विधानसभा अध्यक्ष या कोई भी मतलब हमारे लेजिस्लेचर के अध्यक्षों में से जिनके खिलाफ नारेबाजी इस प्रकार की, जिनका पुतला तक फूका गया। इसका मतलब ये है ना कि जनता को भी उन पर विश्वास अब बिल्कुल नहीं है और अति हो चुकी है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, ये बहुत जरूरी है कहना, राजीव जी, आज जो माहौल बना रखा है, और जो कोई कह रहा मैं इसके अंदर भूसा भर दूंगा, मैं इसको फोड़ दूंगा, इसको मार दूंगा, ये क्या है? ये कौन सा संस्कार है? उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब भी हम बहुत शांति प्रिय लोगों में गिने जाते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, वो भी जब उत्तराखंड में आती थी ना तो उनके भी हाव भाव, उनकी जो भाव भंगिमा होती थी, व्यवहार सब बदल जाता था, क्योंकि हम लोग उस नेचर के थे। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं ना कि जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि लोग बैठ जाते हैं अपना यूट्यूब पे वीडियो चला देते हैं, या अपना चाय पीते पीते वार्ता कर रहे हैं और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मंजूर नहीं है। जिस समय आपसी सौहार्द बढ़ाने की बात है, लोगों के दर्द को बढ़ाने के बजाय उस पर मरहम लगाकर सबको साथ लाने की जरूरत है। तब अगर कोई भी ये व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो उसे आने वाले समय में माफ नहीं करेगी जनता, ये उन्हें समझना चाहिए। अभी यूकेडी के मेरे भाई जो बातें कह रहे हैं, ये तो अपने आप में ही बहुत ही सौम्य किस्म के इंसान है, इनको मैंने कई बार देखा है। लेकिन क्या इनकी पार्टी में जिस तरह की बातें इस वक्त हो रही हैं, ये क्या प्रूव कर रहा है कि जहां लोग उद्वेलित है आप उन्हें और भड़का रहे हैं और बता रहे कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। ये आप प्रूव करके दिखा रहे हैं जब आप ऐसा करते हैं। आपको जनता का प्रतिनिधित्व करना है तो यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। आपको डिग्निफाइड तरीके से वो कॉन्ट्रास्ट दिखाना होगा जो भाजपा का कॉन्ट्रास्ट है। भाजपा अगर लोगों को भड़काती है तो जरूरी है कि बाकी लोग सब साथ में आए, अगर सचमुच में विरोध करते हैं। अगर विरोध नहीं करते तो फिर तो मैं क्या ही कहूं। तो मुझे लगता है पूरे राज्य को एक साथ आने की जरूरत है, और ये बार बार पहाड़ प्लेन नहीं होना चाहिए।
हम सब उत्तराखंड वासी हैं, भारत माता की संतानें हैं और इसे एक साथ रहने की बात होनी चाहिए। सुजाता पॉल जी, मैं अभी अपने उस पे जो तब मैंने देखा, पहली कांग्रेस की नेत्री को देख रहा हूं जो पहाड़ मैदान नहीं होना चाहिए बोल रही है। ऐसा अब तक लगातार बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी के नेता बोलते थे पहाड़ मैदान नहीं होना चाहिए, पहाड़ मैदान नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं ध्यान है किसी व्यक्ति ने अभी कोई ऐसा बयान आया हो जो एंटी मैदान हो। पहाड़ ने अपनी अस्मिता की बात तो करी, पर कोई मैदान शब्द पर कोई बयान किसी का मैंने तो नहीं सुना। आपने भी वही लैंग्वेज पकड़ ली कि बीजेपी ने पकड़ रखी है। नहीं देखिए, नहीं बीजेपी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए कह के पहाड़ मैदान दो शब्द बार बार आ रहे हैं। मैं बता रही हूँ, आपने शायद मेरी वीडियोस अगर आप उनकी खाली वो पढ़ेंगे स्लग्स भी तो आप समझ उस पर कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं अगर आप वो भी देखेंगे, मैं पहले दिन से कह रही हूँ, आपको पता है हम शहीद स्मारक गए थे, दिए जला के आए थे, हमने पुतला पहले दिन नहीं फूका था, क्योंकि हम अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से गांधी जी के दिखाए रास्ते पे चलते हुए वो कर रहे थे जो हमें करना चाहिए। एक नेता बनना है, एक नेता हो तो नेता की तरह बनो और दिखो भी। महात्मा गांधी हमारे आदर्श है। हम खारा खेत गए थे अभी 12 मार्च को। टीकम भाई बोलना चाह रहे हैं, टीकम भाई बोलना चाह रहे हैं, वो कहेंगे मुझे मेरी बात। उस समय मैंने रोका इसलिए था, कुछ मामले संसदीय होते हैं तो चेयर पर हमारी भी बाध्यताएं हैं, हम कितना बोल सकते हैं। टीकम भाई बोलिए। सुजाता जी को मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि महात्मा गांधी के, मैं खुद भी महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानता हूँ, लेकिन महात्मा गांधी जी तो कहते हैं कि सत्य के साथ खड़ा होना है। तो वो जो आपके विधायक थे विधानसभा के अंदर, वो सत्य के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? प्रश्न इस चीज पे उठता है। जब हम लोगों ने एक सेकंड थोड़ा, जब हमने राजीव जी सारी जगह सभी विधायकों को घेरने का प्रयास किया और उनसे हमने पूछने का प्रयास किया कि आप मौन क्यों रहे, तो कांग्रेस की पक्ष से ये हमें जवाब मिला कि जो विधानसभा की जो प्रथम पीठ है, जो प्रथम नागरिक है, हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे, जो संविधान के दायरे में आती है चीजें, वो क्या निर्णय ले रही है। उसके बाद हम बहिष्गमन का उन्होंने कुछ ऐसा विचार बनाया था, ये उनके वक्तव्यों में आया है। तो हमें लगता है उसके बाद भी इन लोगों को बहिर्गमन करना चाहिए था कि जब वो सही जवाब नहीं आया, और उनको पूछना चाहिए था कि भाई आप इस पे वक्तव्य क्यों नहीं दे रही अपने। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासीनता तो कांग्रेस की तरफ से रही है। लेकिन जो रही बात सत्य की, सत्य तो बहुत कड़वी चीज है। सत्य के साथ चलना हर व्यक्ति का हिसाब नहीं है, हर व्यक्ति सत्य के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि सत्य हमेशा कुर्बानी मांगता है। और जो सत्य के साथ जो सुकून मिलता है, हमने व्यक्तिगत रूप से भी ये चीजें देखी है कि जो सत्य के साथ जो सुकून है वो कई लाभों से ज्यादा है, कई लाभों से कई गुना है वो। तो यदि हम सत्य के साथ चलने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, और बनता है सार्थक। तो ये कई चीजें जो रही, जो मौन रहने का इनका कारण रहा, इसमें कई विषय है। तो अब ये तो पार्टी जाने इनकी भी क्यों मौन रही। हमारे तो खैर विधायक ही नहीं थे, यदि हमारे विधायक होते, और हम तो दाद देते हैं लखपत पटोला जी की, जिन्होंने स्वाभिमान को जिंदा रखा और इसमें प्रश्न चिन्ह खड़े करके उन्होंने बहिर्गमन का बिल्कुल तुरंत उन्होंने एकदम प्रयास किया, और वो बैठने लायक नहीं रहे। उन्होंने कहा मैं बैठ नहीं सकता, और मैं जो अपनी जो पैतृक भूमि है उसके प्रति मैं ये सुन ही नहीं सकता। और जो जिस प्रकार से हमने पहाड़ प्रेम, ये पहाड़ प्रेम कुछ नहीं है। जब जिस दिन राज्य बन गया था उस दिन हमने दिल से स्वीकारा है, और वो हमारे निवासी है और वो हमारे आदर्श हैं। ऐसे नहीं है कि बुजुर्ग हमारे गढ़वाल में ही है, हमारे प्लेन्स में भी बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने उस समय सहयोग किया है। तो हम उनके आदरणीय हमारे, हम उनकी स्वागत करते हैं, इज्जत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। राजीव जी, एक बात मुझे कहनी जरूरी है। राजीव जी, ये छोटी सी बात है, बहुत जरूरी है कि जिस दिन ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, उस दिन ये भी याद रखना चाहिए कि अगर उस समय सब कोई बाहर चले जाते तो भाजपा कामयाब हो जाती, क्योंकि भाजपा यही चाह रही है। मैंने अब शायद आपके कार्यक्रम में अभी कहा भी था, वो ये चाहती थी कि ये 4 दिन का सत्र किसी तरह से खत्म हो जाए, और तीसरे दिन ही ये खत्म हो जाता। अगर उनकी कोशिश में वो सफल होते तो 4 दिन, चौथे दिन कम से कम वो अगर वॉकआउट कर जाते तो जो विषय थे लोगों के, उस पर वार्ता नहीं होती ना। फिर क्या कहती भाजपा? वो कहती कि आप रूल दिखा रहे थे,
आप जानती हैं पॉल साहब, वॉकआउट अगर 2 मिनट का भी हो पॉल साहब- तो वॉकआउट ही होता है, जाना और वापस बिल्कुल आना। नहीं। उस मुद्दे पर नहीं कोई नहीं दबाव राजीव जी, दिन भर राजीव नहीं जी, करते। नहीं राजीव जी, आपको क्या पता है कि विधानसभा मुझे कोई अध्यक्ष नहीं पता, मैं देश के नहीं नहीं अधिकांश विधानसभाओं को हाउसों का बता कवर रही कर चुका हूँ, हूँ। सुनिए हम नहीं नहीं आप ये नहीं कह रही हूँ, उतनी मैं खबर कह रही छापते हूँ। हैं, 5 मिनट के अरे वॉकआउट को भी उतना ही छापते हैं और दिन भर के रावत वॉकआउट को भी उतना ही छापते जी सुनिए, मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आपको या मुझे कैसे पता कि रितु खंडूरी जी विधानसभा अध्यक्षा उस वक्त विधानसभा का सत्र ही सिनेडाय खत्म कर देते, फिर क्या करते? सोच के देखिए ना, उन्होंने कहा कि वो तो चले गए, आपको किसी के कोई जवाब सवाल ही नहीं है, फिर क्या होता? ये सोच समझ कर करने की बात है, मैं ये कह रही हूँ। जी, इसलिए मुझे लगता है कि समझदारी हुई, जनता के सवाल आए और बहुत सारे सवाल आए। जी जी, कुछ राजीव बोलना जी, चाह रहे एक हैं? बात कहना चाहता हूँ। अर्पण जी, जी। हाँ, मैं इसलिए इनको कहना चाहता हूँ, सुजाता जी को, ये बेल काय के लिए बनाई गई है? जो विधानसभा जो सदन है उसके अंदर बेल बनाई गई है, वो विरोध करने के लिए बनाई गई है, वो कोई लड़ने भिड़ने के लिए नहीं बनाई गई है। कांग्रेस के तमाम विधायकों को और जो निर्दलीय विधायक थे उनको खड़े होना चाहिए था, वो विरोध दर्ज करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, इसीलिए हम प्रश्न उठा रहे हैं। बाकी हमारा किसी से कोई वो नहीं है कि हम लोग किसी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। संवैधानिक बातें थी, वो नहीं हुई। सबको पड़ी है वो गाली, तो बीजेपी के विधायक उनको संवैधानिक जो बात थी वो नहीं हुई है, इसलिए हमें थोड़ा सा हमें दरवाजों तक तब जाना पड़ा, घेराव भी हमें तभी करना पड़ा सभी का। मैं डोभाल जी के पास डोभाल जी, क्योंकि आपका संसदीय ज्ञान हम सबसे अधिक है, एक गंभीर विषय है, क्योंकि इस देश ने देखा है जैसे जगदीप धनखड़ ट्रोल हुए, पब्लिक ट्रोल, और उसके बाद उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष, जिस तरह से पब्लिक ने ट्रोल किया है, इट मींस पब्लिक को आक्रोश है कि उनके सवाल, उनके वाजिब सवालों को स्थान नहीं बल रहा है उस सभा में, उनके विधायक बोल नहीं पाएंगे तो उनकी समस्याएं जो की त्यों रह जाती हैं। आप सोचिए, पेयजल जैसा विभाग, ऊर्जा जैसा विभाग, उसका नंबर ही नहीं आता क्योंकि सोमवार नहीं आता। शहरी विकास, अब सारे हमारे शहर बन गए, गांव कस्बों में भी, पहाड़ों में शहर बन गए, उनके सवाल इसलिए नहीं आ सकते, उन पे प्रश्न, प्रति प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि सोमवार आ नहीं रहा है, सोमवार का दिन होता है। क्या इस पर एक बार मंथन करना चाहिए? कई बार ये जो एक हायरार्की बन गई है ना कि मैं अंतिम हूं विधानसभा की चेयर में बैठ के, तो क्या इस पर 7 विधायक केवल चाहिए जो अविश्वास का प्रस्ताव लाएं, और उनके अविश्वास के प्रस्ताव के बाद जब चर्चा होगी तो सम्मानित अध्यक्ष उस समय अध्यक्ष की चेयर पर नहीं बैठेंगे, कोई और बैठेगा। उस समय वो अपने तमाम चीजें जो हम कह नहीं पा रहे हैं बंदिशों के कारण, एक पीठ की एक वो है, मर्यादा है, वो सारी बातें विधायक भी कह पाएंगे, मीडिया में भी चर्चा होगी, देश भी सुनेगा, और अध्यक्षों को भी वो उदाहरण होगा पूरे देश भर के लिए कि अध्यक्ष अंतिम पद नहीं है। क्या इस पर विचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये तो पूरे राज्य के लिए मुसीबत हो गई। 40 विभाग, उनका नंबर ही नहीं आता, सोमवार ही नहीं आ रहा है, और सोमवार क्यों नहीं आ रहा सत्य जी बताएंगे इसके बाद। देखिए, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि अब विपक्ष की अपनी समस्या है, वो कैसे उसको लेता है, लेकिन हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि आपको ये करना चाहिए। वो विधानमंडल दल का वो न तो सुजाता जी उसको तय कर सकती हैं, ना हम कह ही सकते हैं कि उनसे वो अपेक्षा कर सकते हैं कि वो महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका में हमको दिखाई दें। ये उम्मीद हम करते हैं। और वो, क्योंकि उस दिन मुझे भी निराशा हुई इस बात को लेके कि जब विधानसभा अध्यक्षा खड़ी हो गई पीठ से और उन्होंने एक विधायक को, जनप्रतिनिधि, उसको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया, किस तरह से उंगली दिखाकर उसको जबरन बैठाने के लिए सब वो किया है। ये इसलिए हो रहा है कि वो जिस क्लास से आते हैं, जहां से वो आ रहे हैं, वो उसको लोकतंत्र, ये डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा वो दिक्कत समझते हैं इस लोकतंत्र से, कि इसमें क्या सवालों का रेस का। हमारा प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं जाते हैं तो नहीं जाते हैं, अब कोई आप जबरदस्ती तो ला नहीं सकते हैं। अब मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, नहीं जवाब देते हैं तो नहीं देते हैं, वो सब उनको मतलब नहीं है इससे सवाल। मैं ये कह रहा हूँ, विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको थकान लग रही है, समय नहीं है, होता है सीनियर विधायकों का, वो बैठते हैं, चेयर करते हैं, सदन थोड़ी रुक जाता कि सोमवार ही नहीं आएगा। नहीं होता। लेकिन क्यों ये सवाल तो हमें मुख्यमंत्री से भी करना चाहिए कि वो विधानसभा से बाहर क्यों रहते हैं? जब सत्र चल रहा है तो आप विधानसभा में क्यों नहीं आते हैं?
उनके पास इतने विधायक हैं, कौन उसके लिए जिम्मेदारी है? उनके जो सवाल है, आप पिछले त्रिवेंद्र रावत सरकार में भी हमने देखा, वो भी नहीं आते थे, सामना करते थे। उन्होंने अपने दूसरे मंत्री को अपने सवालों के जवाब देने के लिए उनको नियुक्त कर रखा था कि वो देंगे। इन्होंने प्रेमचंद जी को नियुक्त कर रखा था कि वो अधिकार के ये करेंगे। ये क्यों बचते हैं, क्यों आते हैं इन्हीं के उसमें? और बाकी जगह तो कांग्रेस भी रही है, तिवारी जी तो खुद जाते थे, हरीश रावत भी जाते रहे हैं, ऐसे नहीं है विधानसभा में। ये सवाल ये है कि इससे बच के बहुत कमाते थे। इंदिरा हृदय जी जवाब दिया करती संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उनके दिया करते थे। और लेकिन जिस तरीके से ये हेडमास्टरी हम देख रहे हैं चलन में, वो जो रितु जी कर रही हैं, उन्होंने तो उसी में भर्तियों में ही हमने देखा है कि उसमें भी डबल भूमिका अदा की कि आपने कुछ को तो बात कर दिया और कुछ जो बाकी की जांच की बात थी वो उस पर आपने पर्दा डाल दिया। कुछ लोगों को ये इनके समय जब भर्ती हुए थे 16 से और उससे पहले के, चले वो अब उसको पूरे दे, हम किसी के नौकरी चली जाए, मैं तो उसके पक्ष में भी नहीं हूं, क्योंकि अब जो लोग नौकरी से चले गए हैं, जिन्होंने उनसे खाया कमाया, वो तो सरकार चला रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं हुआ। वो जो बच्चों को जैसे तैसे कुछ मिल गया था, वो बेचारे बाहर हो गए। मैं यही कह रहा हूं कि ये लड़ाई में जो खतरा, मैं तो हरिद्वार में हूं तो इसलिए मैं उससे चिंतित के लोगों में जो खुसर पुसर होती है, और इनके जो लोग खुसर पुसर कराते हैं, जो आरएसएस के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि वहां पर इस तरह से वो किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं तो आपको दिखाया मेरे पास तो वो मेरे है जो उत्तराखंड मैदानी महासभा ने प्रेस की, और उसमें क्या 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 हमारी भागीदारी नहीं है उत्तराखंड सरकार में। अब बताओ, ये बात कर रहे हैं और हम तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कहेंगे कि हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सरकार में नहीं है ये कैसे? सब कुछ तो यही हो रहा है और वो भी संतुष्ट नहीं है सरकार से। बड़ा सवाल ये है, मतलब इस आंदोलन से मदन कौशिक जी की लॉटरी लग सकती है? नहीं, किसी ने, मैं देखिए, मैं बहुत बिल्कुल संकीर्ण राजनीति में भरोसा नहीं करता हूँ। हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, और उसकी अगर कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है या किसी और की भी होती, कि वो उसकी सरकार में भागीदारी ना हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मतलब यहाँ के मेरे पास समय की बाध्यता है, सती साहब क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आपने मदन कौशिक कहा, मैं मदन कौशिक नहीं कह रहा हूँ, दो लोग और भी हैं उनके। मदन कौशिक बहुत अनुभवी रह चुके हैं, किसी और को भी अनुभव हो सकता है उसका। वो जो लोग हैं यही आते रहेंगे तो दूसरों का नंबर नहीं आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस को जो भूमिका निभानी चाहिए, मैं सुजाता जी से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि उसको ये पहल करनी चाहिए। ये जो अभी इसमें जो बिखरा हुआ रहा है, जो ये सब मैदान और पहाड़ की बात आ रही है, उनको थोड़ा सा यूनाइटी अपनी तो करें, बाकी लोगों को भी जोड़ के सामने आना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा। पहाड़ मैदान एक ही है, उत्तराखंड नार्दन से और माना तक एक ही है। सती साहब क्लोजिंग कमेंट। आपकी माइक बंद है सती साहब। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। राजीव, पहले आपका जो सवाल था उसका जवाब मैं देता हूं। आपने कहा कि उत्तराखंड में सोमवार क्यों नहीं आता है। सोमवार का जो दिन होता है वो मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का होता है, और दोनों लोग जनता के विधायकों के सवालों से बचना चाहते हैं कि हम जो जनता के जवाब हैं और जो लोगों के जवाब हैं उनको न दें। और हम लगातार देख रहे, जो आप तिवारी सरकार का आप जिक्र कर रहे थे, हरीश रावत का जिक्र कर रहे थे, त्रिवेंद्र का जिक्र कर रहे थे, अब पुष्कर सिंह धामी का हम जिक्र करें, तो लगातार मैं भी विधानसभा को लगभग 2009 से कवर करते आ रहा हूं, तो हमने इस चीज को देखा कि जो सोमवार का दिन उत्तराखंड में नहीं आता है, वह यही कारण है कि जनता के जवाब होते हैं, या मुख्यमंत्री का दिन होता है, या संसदीय कार्य मंत्री का दिन होता है, तो वो इसीलिए सोमवार का दिन उत्तराखंड में नहीं आता है। और इसके लिए राजीव कहीं ना कहीं मित्र विपक्ष कांग्रेस भी जिम्मेदार है। सुजाता जी बैठी हैं, चाहे उनको भला लगे बुरा लगे, लेकिन इसके लिए मैं कांग्रेस को भी जिम्मेदार इसलिए मानता हूं
कि जो मित्र विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, उनको इस बात का सवाल हमेशा करना चाहिए कि भाई आखिर जो सोमवार का दिन क्यों नहीं आता है। दूसरा जो आज हम जिस बात पर जिक्र कर रहे थे कि रितु खंडूरी और जो महेंद्र भट्ट, देखो राजीव, लोकतंत्र में अब शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे विधायक हो, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वह कोई भी आदमी हो। इस लोकतंत्र में सबके लिए पूरा समाज बराबर है। और अपशब्द बोलने के लिए, चाहे हम महेंद्र भट्ट की बात करें, उन्होंने जो सड़क साफ कहा था वो भी उच्च सदन में, वो भी संसद में राज्यसभा सांसद हैं आज के समय में, लेकिन उनको भी इस तरह के शब्दों की जो अमर्यादित भाषा नहीं करनी चाहिए थी। और देखो जो देखा है सबने, जो कल लोगों का गुस्सा था, हमने राजीव आपको पता है कि जब हमने गैरसैंण में इस मुद्दे को उठाया था कि जो वहां पे भूख हड़ताल में बैठे, तो उसके बाद फिर लोग, हमारे खबर के बाद बहुत सारे लोगों को इस बात को लगा कि यार गैरसैंण में भी ये लोग धरने पे बैठे, गैरसैंण में कोई आमरण अनशन चल रहा है, ये खबर दब गई थी। प्रेमचंद अग्रवाल जी का प्रमोशन हो गया, ये खबर सुर्खियों में आ गई थी। आंदोलनकारी घर बैठ गए थे कि मोदी जी ने प्रमोशन कर दिया। इस सच को तो हमने नहीं दिखाया। जी बोलिए। नहीं, देखो राजीव, मैं सिर्फ मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते आम समाज से और सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि समाज में इस तरह के खाई न बांटे, पहाड़ मैदान को न बांटे, अब शब्दों का प्रयोग न करें। यह देश लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं से चलता है और हमेशा ही सबको संसदीय और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। सुजाता जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, बहुत जरूरी है कि जनता का जो विश्वास तार-तार किया है और जिसने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और मुकदमे दर्ज होने चाहिए प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ। और साथ ही रितु खंडूरी जी जो है उन्होंने कार्रवाई ठीक प्रकार से नहीं की, तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के पद पे रहने का अधिकार नहीं है। वो तो भाजपा के कार्यक्रमों में जाती हैं और विधानसभा अध्यक्ष को बिल्कुल ही नॉन बायस दिखना भी चाहिए, सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। और महेंद्र भट्ट जी की जहां तक बात है, तो वो इस वक्त इस स्थिति में नहीं होने चाहिए कि वो निर्णय ले। अगर उनके रिश्ते रहे हैं उनके बच्चों के ही माध्यम से प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ व्यावसायिक रिश्ते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। और पुष्कर सिंह धामी जी से मेरा तो ये निवेदन रहेगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि वो कार्रवाई कराएं और जो चीजें हैं, जहां पर भी गलत हुआ है उस गलत को रोके, अपनी पार्टी के लोगों को रोके कि अपशब्दों का इस्तेमाल बंद करें। आम जनता अगर उद्वेलित होती है तो उनको संभालने का काम हमारा होता है और जो सत्ता पक्ष होता है उसका ज्यादा होता है, तो उनको अपनी भाषा पे संयम रखना सिखाना भी पड़ेगा और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है उनको सजा देकर ये जनता को दिखाना भी पड़ेगा। टीकम राठौड़ जी, आपसे अंतिम टिप्पणी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके बहुत सारे नेताओं ने ऐलान कर दिया है हमारा आंदोलन जारी है। देखिए राजीव जी, हमारा आंदोलन इसलिए जारी है, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते इसमें। हम केवल, हमारा यूकेडी का ये कहना है कि न्याय बराबर का हो। रितु खंडूरी भी उसमें पूरी दोषी है। और जिस प्रकार महेंद्र भट्ट जी की बात कर रहे हैं, महेंद्र भट्ट जी कोई सदन के अंदर इनके वक्तव्य नहीं है और सुबोध उनियाल जी के भी वक्तव्य उसमें नहीं है। वो यदि हम पीठ में कहीं जाते हैं, उसमें हमारा केस दर्ज होता है तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि विरोध विपक्ष, जो हमारा मित्र विपक्ष है, क्या इन्होंने विरोध पत्र राष्ट्रपति जी को भेजा है कि रितु खंडूरी जी को बर्खास्त किया जाए? ये भी एक विषय है, इनको ये जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। और तमाम इस पे अविश्वास का प्रस्ताव आता है, नहीं, अविश्वास तो वो कब आता है ना, जब पहले विरोध पत्र जाता है भाई साहब, पहले विरोध पत्र भेज। जी जी जी, ये काम इनको कर, हाँ, वो चुनाव जीतकर अध्यक्ष बनी है इसलिए बर्खास्त नहीं कर सकते, परंपरा। इसीलिए कह रहे हैं वो केंद्र से कनेक्ट है, तो इसलिए विरोध पत्र एक बार राष्ट्रपति जी को इनको भेजना पड़ेगा, उसके बाद विश्वास प्रस्ताव के सदन में लाए, तो वो एक अलग विषय है। तो ये इनको करना चाहिए जो संवैधानिक बातें हैं। यदि ये बराबर का न्याय नहीं होगा तो हमारी जो लड़ाई है वो तब तक जारी रहेगी जब तक ये दोनों की न्याय की प्रक्रिया शुद्ध रूप से हमें दिखेगी नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका अपने विचार रखने के लिए। और सारी बातचीत और जो कुछ दिन भर की अपडेट्स मिल रही हैं उससे लगता है कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, ये जारी रहने वाला। खासतौर पर लोगों का आक्रोश ऋतुभूषण खंडूरी जी के प्रति और महेंद्र भट्ट जी के प्रति
अभी भी बना हुआ है। तो बीजेपी के लिए संकट समाप्त हुआ नहीं, हम निगाह बना के रखेंगे। आप सबका शुक्रिया, पॉल साहब, सतीश जी, रतनवेंद्र डोभाल जी, टीकम राठौड़ जी,